देविका रानी माथुर के मुंह से वेटनरी डॉक्टर का पता सुनकर उसके साथ मौजूद सिपाही सीमा राजपूत को इस बात का यकीन हो गया था कि देविका रानी माथुर इसी शहर की है और वो ये खबर देने के लिए सुमांश के पास पहुंच गई थी। विदित हो, सुमांश वही बंदा था जिसने देविका रानी माथुर को जयपुर मेंटल हॉस्पिटल की रेड बिल्डिंग से बाहर निकाला था और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर सुमांश अपने स्तर पर देविका रानी माथुर के केस की जांच भी कर रहा था। सुमांश को जब सीमा ने ये जानकारी दी तो उसने सिपाही सीमा के साथ मिलकर देविका रानी माथुर के केस में आगे की जांच करने का प्लान करने लगा था ताकि इस केस की सच्चाई उसके सामने आ सके। इधर सुमांश देविका रानी माथुर के केस की जांच करने का प्लान कर रहा था और उधर दूसरी तरफ गुल्लू सिद्धार्थ को देविका रानी माथुर से दूर करने के प्रयास में लगा हुआ था। वो तब तक सिद्धार्थ को देविका रानी माथुर से दूर रखना चाहता था जब तक उसे देवयानी मिल न जाए, इसलिए उसने दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। और जब सिद्धार्थ उसे बाहर लेकर आया तो उसने अपना दिमाग चलाते हुए सिद्धार्थ का ध्यान उसके पिता की तबीयत से हटाकर इंद्रनगर के ऊपर कर दिया था। और जब सिद्धार्थ ने जल्द से जल्द देवयानी को ढूंढने का रास्ता पूछा तो गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा कि उसके पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता गुल्लू भाई, जल्दी बताओ। सिद्धार्थ ने उतावलेपन के साथ सवाल किया। मैं बताता लेकिन तुम मानोगे नहीं। सिद्धार्थ के सवाल करने के बाद गुल्लू ने उसको जवाब देते हुए कहा। वो सिद्धार्थ को पहले शीशे में उतारना चाहता था ताकि सिद्धार्थ के मना करने की कोई गुंजाइश ही न रहे। अरे बताओ तो, इंद्रनगर तक जाने के लिए मैं तेरी कोई भी बात मानने को तैयार हूँ। अगर तू बोले कि उस बिल्डिंग से कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। सिद्धार्थ ने सामने दिखाई दे रही एक बिल्डिंग को देखते हुए कहा। हमें मध्य प्रदेश चलना चाहिए और अनिकेत से वहीं मिलना चाहिए। अनिकेत ने एक्सीडेंट भी वहीं किया था, शायद हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। गुल्लू ने अपनी चाल चलते हुए कहा। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ सोच में पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुल्लू को क्या जवाब दे। क्या हुआ सिद्धार्थ भाई, तुम तो सोच में पड़ गए। सिद्धार्थ को खामोश देखकर गुल्लू ने उसकी ओर देखते हुए कहा। बात तुम्हारी बहुत सही है गुल्लू भाई, और तुमने बहुत सही दिमाग लगाया है। इतना कहकर सिद्धार्थ अपना फोन निकालने लगा था। उसके चेहरे पर एक शानदार चमक आ गई थी। उसके चमकते हुए चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। क्या हुआ सिद्धार्थ भाई, किसको फोन करने जा रहे हो? गुल्लू ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए सवाल किया। म्यूजियम वालों को, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फिर एक नंबर डायल करने लगा था। म्यूजियम वालों को? क्यों, क्या हुआ? अब इसमें म्यूजियम वाले कहां से आ गए? गुल्लू ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। उसे सिद्धार्थ की ये बात समझ में नहीं आई थी। अरे तुम बहुत शानदार क्रिएशन हो गुल्लू भाई, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि म्यूजियम में है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन मिला दिया था और बेल जाने लगी थी। हम कह रहे हैं फोन काटो, जल्दी से फोन काटो, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा और अपने पंजे से उसे मारने लगा था। उसे लगा कि शायद सिद्धार्थ सच में उसे म्यूजियम में भेजने जा रहा है। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें म्यूजियम में भेज कर ही रहूंगा, सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद गुल्लू की फूंक सरक गई थी। चुपचाप फोन काट रहे हो कि तुमको कुछ दिखाना पड़ेगा? इतना कहते हुए गुल्लू की आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर अपने आप बढ़ना शुरू हो गया था। गुल्लू का शरीर जैसे ही कुछ इंच बढ़ा था कि सिद्धार्थ ने झट से फोन काट दिया और बोला, अरे मजाक कर रहा हूं भाई। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद गुल्लू का शरीर बढ़ना रुक गया था। क्यों कर रहे हो मजाक? मैं मजाक करूंगा तो तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। और जैसे ही गुल्लू ने ये बात कही कि सिद्धार्थ को सहसा रॉकी याद आ गया था। रॉकी का डायलॉग चिपका रहे हो? सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। एक बार सिद्धार्थ जब गुल्लू और रॉकी के साथ प्रीतपुरा के पहाड़ों पर बैठा हुआ था तब गुल्लू ने खेलते हुए रॉकी के बाल नोचने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद रॉकी ने जब उससे पूछा था ये क्या कर रहे हो, तो गुल्लू ने मटकते हुए जवाब दिया था कि मजाक कर रहा हूं। और तब रॉकी ने सेम डायलॉग मारा था कि अगर मैं मजाक करूंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। किसको फोन कर रहे थे? गुल्लू ने सिद्धार्थ की बात को अनसुना करते हुए कहा। रुक्मणी को कर रहा था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसने रुक्मणी को फोन तो किया था लेकिन रुक्मणी का फोन पिक नहीं हुआ था। क्यों? गुल्लू ने सवाल किया। बताता हूं, इतना कहकर सिद्धार्थ ने फिर से फोन कान में लगा लिया था। उसने रुक्मणी को फिर से फोन लगाया था। उसे शायद रुक्मणी से कुछ अर्जेंट बात करनी थी, लेकिन रुक्मणी उसका फोन नहीं पिक कर रही थी। रुक्मणी ने इस बार भी सिद्धार्थ का फोन पिक नहीं किया था और उसने जब दोबारा भी फोन पिक नहीं किया तो सिद्धार्थ ने अपना फोन जेब में रख लिया और गुल्लू की ओर देखते हुए बोला, अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कि तुम रुक्मणी को फोन क्यों कर रहे थे, गुल्लू ने सवाल दागते हुए कहा।
मुझे उससे ये जानना था कि उसने कभी मध्य प्रदेश में। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता, उसका फोन बज उठा था और फोन बजने के बाद सिद्धार्थ ने बात अधूरी ही छोड़ दी थी और जेब से फोन निकाल लिया था। जब उसने फोन निकाल कर देखा तो पाया फोन रुक्मिणी का ही था। रुक्मिणी का फोन देखकर सिद्धार्थ ने झट से फोन उठा लिया था। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, वो मैं नहाने चली गई थी इसलिए फोन उठा नहीं पाई। रुक्मिणी ने फोन उठाकर माफी मांगते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, सिद्धार्थ झेंपते हुए बोला। थैंक यू। अब बताओ किस लिए फोन कर रहे थे? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से कहा। मुझे ये जानना था कि जब अनिकेत ने मध्य प्रदेश में देवयानी का एक्सीडेंट किया था उस वक्त तुम कहाँ थी? सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से सवाल किया। क्यों, क्या हुआ? रुक्मिणी ने पूछा। बताओ तो एक बार, सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से कहा। मैं उस वक्त वहीं थी, वो मुझसे ही मिलने गया था और उसके बाद वापस लौटते वक्त उसने एक्सीडेंट कर दिया था। रुक्मिणी ने जैसे ही ये बात कही कि सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए थे। क्या कर रही थी तुम वहां? सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से अगला सवाल किया। मैं सरकार द्वारा आयोजित एक मेडिकल कैंप में गई थी, वहां पर गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताना था। रुक्मिणी ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। कौन सी जगह थी वो? सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से सवाल किया। सीहोर जिला था, लेकिन हुआ क्या है? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से सवाल किया। बताता हूं। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया था। फोन काटने के बाद सिद्धार्थ ने अपने फोन का मैप खोलकर उस पर सीहोर डाल दिया था और उसके बाद सीहोर को एक्सप्लोर करने लगा था। जैसे जैसे सिद्धार्थ सीहोर को एक्सप्लोर कर रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक स्माइल आती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई योजना पूरी हो रही हो। सीहोर को एक्सप्लोर करते वक्त जब सिद्धार्थ का चेहरा पूरी तरह से स्माइल से भरा हुआ था तो उसे इतना खुश देखकर गुल्लू ने उससे सवाल किया। क्या हुआ सिद्धार्थ भाई, इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? गुल्लू के सवाल पूछने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और बोला। हमें देवयानी को ढूंढने का रास्ता मिल गया है, हमें अब सीहोर चलना है। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद गुल्लू हैरत में पड़ गया था, क्योंकि उसने सिद्धार्थ को मध्य प्रदेश चलने का सुझाव सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश जाने से वो सिद्धार्थ को देविका रानी माथुर के सामने पड़ने से रोक लेगा, ताकि सिद्धार्थ कोई नई मुसीबत में ना फंसे। लेकिन अब जब सिद्धार्थ मध्य प्रदेश जाने को लेकर इतना उत्साहित हो रहा था तो गुल्लू को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। सीहोर में कैसे? क्या रुक्मिणी ने बताया कि देवयानी उधर है? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। नहीं, ये देखो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपना फोन गुल्लू की तरफ कर दिया और आगे बोला। ये सीहोर जिला है, यहीं से पार्वती नदी निकलती है। ये देखो, ये जो नीली लाइन दिख रही है वो पार्वती नदी है और जो उसके बगल में लाइन है वो सड़क है। यहीं आसपास कहीं पर अनिकेत ने देवयानी का एक्सीडेंट किया होगा और फिर उसने जहां पार्वती नदी को क्रॉस किया होगा देवयानी की बॉडी को वहीं फेंका होगा। चूंकि देवयानी पावरफुल है, वो एक्सीडेंट में मर नहीं सकती, तो मे भी बहकर किसी किनारे पर लग गई हो या फिर वहां के किसी लोकल को मिल गई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सीहोर जाएंगे तो देवयानी ना सही, हमें उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। इतना कहते हुए सिद्धार्थ हाफ गया था। सिद्धार्थ ने गुल्लू को अब तक जो कहा था वो गुल्लू के भी यकीन को मजबूत कर रहा था कि देवयानी वहां पर मिल सकती है और देवयानी ना सही तो उससे जुड़ा कोई सबूत मिल सकता है। लेकिन फिर उसके दिल में यही डर पैदा हो रहा था कि कहीं उसने सिद्धार्थ को मध्य प्रदेश चलने का सजेशन देकर कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि अगर वहां सिद्धार्थ के साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार गुल्लू ही होने वाला था। और अनिकेत ने रुक्मिणी से देवयानी के इलाज की बात की थी, उसका क्या? गुल्लू ने सिद्धार्थ से अगला सवाल किया। विदित हो, जब अनिकेत बीमार था और सिद्धार्थ को पृथ्वीराज सिंह ने उसका इलाज करने के लिए बुलाया था, तब उस टाइम अनिकेत ने देवयानी का गला पकड़ लिया था और कहा था कि उसने देवयानी का ठीक से इलाज नहीं किया। अनिकेत ने जब देवयानी का एक्सीडेंट किया था तब उस टाइम अनिकेत रुक्मिणी से ही मिलने गया था और रुक्मिणी उस टाइम मेडिकल कैंप में थी। शायद देवयानी वहां आई हो और रुक्मिणी ने देवयानी को ठीक से ट्रीट न किया हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। सिद्धार्थ ने अंदाजा लगाते हुए कहा। शायद शायद में क्यों पड़े हुए हो, ये बात तुम रुक्मिणी से पूछ भी तो सकते हो। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं उससे अभी कुछ नहीं पूछने वाला। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसने ये गलती की होगी तो मुझे बताने वाली है? नहीं बताएगी, इसलिए इस पर बहस करना बेकार है। अब हमें सीहोर चलना है, मुझे पृथ्वीराज अंकल से बात करनी है। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से अंदर चला गया था और गुल्लू वहीं बैठा सिद्धार्थ को जाता हुआ देखता रह गया था।
इधर सिद्धार्थ दिव्यानी को ढूंढने के लिए सीहोर जाने का प्लान बना रहा था और उधर दूसरी तरफ रिया माथुर पागलों की तरह अमन नायक को ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ तक पहुंचने के लिए रिया के पास अमन नायक ही एकमात्र सीढ़ी थी और उसकी वो सीढ़ी भी गायब हो गई थी। हालांकि सिद्धार्थ को ईटानगर में देखने के बाद रिया माथुर के दिल में सिद्धार्थ से मिलने की थोड़ी उम्मीद तो जगी थी, लेकिन अचानक से सिद्धार्थ के गायब हो जाने के बाद रिया की बची खुची उम्मीद भी टूट गई थी। रिया माथुर के साथ साथ सुयश और जगत प्रसाद माथुर भी अमन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जल्द से जल्द सिद्धार्थ को ढूंढकर अपने बॉस को सौंपना था। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो सिद्धार्थ को ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, तो उन्होंने अमन को ढूंढने के लिए पुलिस का सहारा लेने के बारे में सोच लिया था और उन्होंने रिया माथुर के दिमाग में ये बात डालकर अमन की फोटो पुलिस वालों तक पहुंचा दी थी। अब अमन को रिया माथुर और उन दोनों के अलावा ईटानगर की पुलिस भी ढूंढ रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। इधर सिद्धार्थ जयपुर ट्रॉमा केयर के हॉल में सो रहा था और उधर कालने में आवृत को लेकर तेजी के साथ आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रोध दिखाई दे रहा था। उसे जल्द से जल्द पृथ्वी पर पहुंचकर तबाही मचाते हुए युवराज रुद्रदेव को ढूंढकर मारना था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के जिम्मेदार रुद्रदेव थे। अभी कालने में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक परछाई बननी शुरू हो गई थी और जैसे ही वो परछाई बननी शुरू हुई कि अपने आप चल रहा आवृत रुक गया था। आवृत के रुकते ही काल नेमी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और इधर जैसे ही आवृत रुका कि उधर जयपुर ट्रॉमा केयर के हॉल में सो रहा सिद्धार्थ चीखते हुए उठकर बैठ गया था। इधर आवृत का रुकना और उधर सिद्धार्थ का चीखते हुए उठकर बैठ जाना, ये दोनों चीजें एक साथ होना किसी अनहोनी का संकेत थी या इसके पीछे का रीजन कुछ और था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। क्या था इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध और क्या सच में सिद्धार्थ को मिलने वाला है मध्य प्रदेश में देवयानी से जुड़ा हुआ कोई सुराग, या फिर यह है सिद्धार्थ का वहम? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।